जय हिंद दोस्तों, एएमआई पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग साइंस का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चंस को करेंगे। 24 नवंबर को जो आपका सेंटअप एग्जाम है ना बाबू, उसका जो भी क्वेश्चन आपको उस दिन आने वाला है सब्जेक्टिव में, किसमें बात करेंगे, सब्जेक्टिव में सारा का सारा क्वेश्चन को आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है। देखिए, आपका जो सेंटअप एग्जाम है ना, सेंटअप एग्जाम जिस पैटर्न पे होता है उसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जाम भी होता है। तो सेंटअप एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पैटर्न का पता चलता है। जैसे आप लोग पूछते हैं ना भैया 60 ऑब्जेक्टिव आएगा कि 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, तो सेंटअप एग्जाम में जितना आएगा ना उतने आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है। तो इसीलिए सेंटअप एग्जाम से आपको पैटर्न का पता चल जाएगा किस पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, साइंस में जो है 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा। 80 नंबर मतलब 80 को ऑब्जेक्टिव देगा। इसमें से आपको बनाना कितना होगा, 40 को बनाना है। ठीक है। 80 में से 40 बनाना है। चलिए, क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग पहले कर चुके हैं, हम लोग आज क्या करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, याद रखिएगा। चलिए, तो फिजिक्स में देखिए बाबू, फिजिक्स में 8 को रहता है, जिसमें से हमको 4 को बनाना रहता है। तो वही 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में, जो आपको बना के आना है कल। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक किरण आड़े खींचे। मतलब बोल रहा है, पहले आपको बता दीजिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, और उसके बाद आप जो है इसका एक ठो किरण आड़े खींच दीजिए। तो देखिए, पहले लिखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। जिसके एक ओर इसके प्रकाश केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच किसी वस्तु को रखकर दूसरी ओर से देखने से वस्तु का आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए, होता क्या है, ये एक उत्तल लेंस होता है, आप देख भी पा रहे हैं उत्तल लेंस यहाँ है। ई बस ई जो है ना, ये एक उत्तल लेंस होता है जिसमें क्या होता है, इधर वस्तु को रख दिए, देखिए ये है आपका वस्तु, और इधर से आंख करके देखे तो हमको बड़ा दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब। बस यही आपको फोटो बनाना था। क्या करना है, एक इस तरह से लेंस बना देंगे। ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पे एगो वस्तु रख देंगे। वस्तु से दो किरण चलेगी, एगो मुख्य अक्ष के समांतर, एगो इस तरह से केंद्र से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर के लेंस से परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस होकर गुजरती है। तो यहाँ कहीं फोकस बना देंगे ऐसे करके। यहाँ पे बना दिए भैया नेत्र। और इन दोनों को जहां पे मिल जाए वहीं पे इन दोनों को ऐसे करके मिला करके, जहां पे कट जाए दोनों, बस वहीं पे इसका प्रतिबिंब बना देंगे। बस यही सिंपल सा फिगर आपको बनाना है। बस यही बोला था बनाया जाने के लिए, किरण आरेख मतलब यही होता है। ठीक है। तो परिभाषा बस याद रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है। वस्तु कहाँ रखा था, प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के बीच में कहीं पे वस्तु रखा रहता है, और दूसरी तरफ से देखते हैं तो इसका बड़ा फोटो हम लोग को दिखाई देता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या शर्त है, यही आपको बताना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दो गो शर्त है जो निम्नलिखित है। कितना शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दो गो शर्त है। पहला शर्त है आपका कि प्रकाश को जो है भैया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। किधर से किधर, सघन से विरल में जाना चाहिए। ये लिखा हुआ है, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा है कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्त है। यही दो शर्त आपका मतलब, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये बेसिकली 12th का क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन अभी सेंटर एग्जाम में पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, दो उदाहरण दे, दो को उदाहरण देना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लिख के डैश दिए। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकते उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कहियो खत्म ही नहीं हो सकता है, कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा और पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए, चार को आपको बनाना आता है ना, तीन को तो फिजिक्स का कर लिए, लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का करेंगे, उसका तो केमिस्ट्री पे चलेंगे। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स में परिवर्तन, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि फ्लक्स, जब किसी कुंडली में जो है ना बाबू, विद्युत फ्लक्स का मान में परिवर्तन होता है, मान बदलता है, तो होता क्या है, उसमें विद्युत वाहक बल प्रवाहित होने लगता है। ठीक है। इसी घटना को, ये पूरा घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फ्लक्स को वगैरह बोले ना, हम आपको 12th का ज्यादातर क्वेश्चन नहीं, फ्लक्स को वगैरह आप लोग 12th में पढ़ेंगे। ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 12th में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक नियम क्या है। तो देखिए, आवर्त नियम कुछ नहीं है बाबू, आवर्त नियम बस इतना को है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम लिख के डैश देंगे, लेकिन आधुनिक आवर्त का नियम कहता है
कि तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म जो है उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने पर एक कड़ा एवं छिद्रयुक्त यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक की पहचान करें। इसे बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। अस्पताल में इसके उपयोग को बतावें। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने पर एक कड़ा छिद्र यौगिक बनता है। यह यौगिक क्या है? इस यौगिक का नाम है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का सूत्र याद रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अब देखिए, समीकरण भी बोला था, समीकरण भी लिखे। पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का समीकरण पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का समीकरण देखिए क्या होता है, CaSO4 इंटू ½ H2O। इसमें बोल रहा है जल मिलाने के लिए, तो जल मिला दिए। अब तो बनेगा क्या? तो आपका जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, जिप्सम का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O। एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, दोनों पूछा गया है। अस्पताल में इसका उपयोग क्या होगा? तो टूटा हुआ हड्डी को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। ये जो कथन दिया गया है इसको हमको रासायनिक समीकरण लिख कर उसको संतुलित भी करना है, बोला जा रहा है। पहला है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन मतलब N2 नाइट्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन मतलब H2, और इन दोनों का संयोग से क्या बन रहा है? अमोनिया मतलब NH3। अभी तो संतुलित नहीं है, देखिए इधर नाइट्रोजन दो गो, इधर नाइट्रोजन एक गो है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इधर नाइट्रोजन को दो गो करेंगे, तो नाइट्रोजन दो गो हो गया, तो हाइड्रोजन भी तो तीन दूना छह गो हो गया ना बाबू। हाइड्रोजन छह, इधर दो गो है, तो इसको तीन से गुना कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया? छह गो हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपका पहला संतुलित हो गया। चलिए, अगला है, पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गैस प्रदान करता है। पोटेशियम धातु मतलब पोटेशियम को के लिखते हैं, और इसका अभिक्रिया कराना है जल से मतलब H2O से। तो क्या क्या बना रहा है? बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए KOH, और प्लस का हाइड्रोजन गैस बाहर निकालना है मतलब H2। अब इसको संतुलित करना है, तो H2 इधर भी, H2 इधर भी, के इधर भी एगो, के इधर भी एगो, O इधर भी एगो, O इधर भी। देखिए, H इधर के एगो है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, तीन गो H है ना बाबू। इसको संतुलित करना पड़ेगा, इधर H दो एगो है। तो क्या करते हैं हम लोग, एच को क्या करते हैं, इधर से देखिए, इसको यदि दो से गुना कर दे तो एच कितना, दो गुना एक दो, और दो चार, एच इधर हो गया। और इधर कितना एच है? दो, इसको दो से गुना कर देंगे तो दो दूना चार एच इधर भी हो गया। ओ इधर भी दो गुना एक दो है, ओ इधर भी दो गुना एक दो है, के इधर दो हो गया, बस इधर के एक है, के इधर अगर दो लगा देंगे तो हो गया पूरा यह संतुलित। ठीक है, तो यह आपको वहां पर लिख करके आना है। चलिए, अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया का परिभाषा लिखना है। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होना मतलब कोई भी चीज नीचे बैठ जाता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण, एग्जाम्पल इसका लिखना है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस का AgNO3 गिवन डेट AgCl प्लस का NaNO3। ठीक है, देखिए होता क्या है बाबू, हम लोग सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो हम लोग को सिल्वर क्लोराइड मिलता है और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, यही आपका अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यही, ये जो सिल्वर क्लोराइड है यही नीचे बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अगला देखिए, चार गो आपका उससे भी बन गया, केमिस्ट्री से भी चार हो गया आपका, फिजिक्स से भी चार हो गया। चलिए, हम लोग टोटल 10 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे हम आपको करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन एक के बाद हुआ। जैव आवर्धन जिसको हम लोग जैव प्रावर्धन या जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है, तीनों एक के नाम है। जैव आवर्धन दे दे या फिर जैव प्रावर्धन दे दे या फिर जैविक आवर्धन दे दे, तीनों एक के नाम है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि का होना, यही होता है जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन मतलब खाना वाला पदार्थ में दूषित या विषैला पदार्थ जो होता है उसका वृद्धि हो जाना, ऊपर जाना, उसको हम लोग बोलते हैं जैविक आवर्धन। ये पदार्थ अक्सर विषाक्त या दूषित वातावरण में उत्पन्न होते हैं। ऐसा पदार्थ जो है कहाँ उत्पन्न होता है? दूषित वातावरण जहाँ गंदा है उस जगह पे ये पदार्थ उत्पन्न होता है। बेसिकली हम लोग बस इतना जाने जैविक आवर्धन क्या होता है। तो जैविक आवर्धन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला में होने वाले दूषित पदार्थ मतलब खराब पदार्थ या जहरीला रसायन का वृद्धि होना, इसी को हम लोग जैविक आवर्धन बोलते हैं। चलिए, लास्ट प्रश्न है कि वन संरक्षण हेतु कौन कौन से कदम आवश्यक है? वन संरक्षण के लिए कौन कौन सा कदम उठाना जरूरी है, यही आपको लिखना है।
बायोलॉजी में इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी ओरिजिनल मतलब बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें पूछा जाएगा, और आपका कल जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। चलिए, तो वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम निम्नलिखित है। निम्नलिखित है मतलब नीचे लिखा गया है। पहला है कि वनों की योजनाबद्ध कटाई करना। देखिए, अब होता क्या है ना, अब वन को मनमाना ढंग से कटाई किया जा रहा है उसका, लेकिन क्या करना है, इसका योजना बना करके कटाई करना है। जितना जरूरी है उतने कटाई करेंगे, बाकी कटाई नहीं करेंगे। पूरा रोक तो नहीं सकते है ना। वृक्षारोपण करना, पेड़ लगाना, ये भी जो है वृक्षा संरक्षण के लिए आवश्यक है। पेड़ लगाएंगे तो पेड़ बचेगा। वन की कटाई को रोकने से संबंधित कानून बनाकर, अब वन का कटाई को रोकने से वन को कटाई को रोकने के लिए हम लोग कानून बना सकते हैं। कानून बनाएंगे तो पेड़ संरक्षित होगा, पेड़ बचेगा। तो ये सब आपको लिखना था। तो टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन किए। और देखिए, दो आपका बायोलॉजी का 2 नंबर वाला बच गया, बाकी दीर्घोत्तरी बच गया, वो हम आपको कल तक में करा देंगे। ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन किए सारा का सारा आपको कल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सारा क्वेश्चन करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएंगे। तो मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।